गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2। आज स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोग कवर किए थे, लास्ट में था करंट डेंसिटी के बारे में। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी वगैरह वगैरह ढेर सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखोगे अब सबसे पहली बात कि मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं तो क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में एक फोर्स लगता है और इस फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू E। ये तो Q है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। चार्ज को किससे बोलते हैं? Q से। तो सबसे पहली बात, यदि आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, क्योंकि हम लोग, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन क्यों रखते हैं? इसीलिए इलेक्ट्रॉन को रखते हैं क्योंकि हम लोग करंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो आज जो भी बातें होंगी सब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में होंगी। तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है E इंटू कैपिटल E। फॉर्मूला F बराबर QE हो गया। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला F बराबर M इंटू ए। ओके, तो F के जगह पे क्या लिख सकते हैं? E इंटू कैपिटल E बराबर MA। तो यहाँ से A बराबर कितना निकल गया? E इंटू E बाई M। ये है A, मतलब क्या होता है? A है यहाँ पे, ये A जो है वो है एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका एक्सलरेशन हो गया? इलेक्ट्रॉन का। और इस इलेक्ट्रॉन का जो ये वेलोसिटी होता है, आपको क्या बताए थे, अगर आप इसको किसी बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या होगा? यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक वेलोसिटी मिलेगा और इसी का नाम क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ये कहानी बताए हुए, ऊपर का कहानी अलग है, नीचे का कहानी अलग है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो V बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? V बराबर U प्लस AT। ठीक है, अगर ये V अगर VD बनेगा तो T क्या बन जाएगा? टाउ, मतलब टाइम पीरियड। तो ये बनेगा V को के जगह पे क्या लिखे? V को आज क्या बोलते हैं? VD। U इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? 0 बराबर A के जगह पे E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। तो यहाँ से VD का फॉर्मूला क्या बन गया? VD का फॉर्मूला बन गया E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। ये किसका फॉर्मूला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसी फॉर्मूला को एक और तरीका से हम लिखना चाहते, देखेंगे। आपको याद है हम लोग पढ़े थे V बराबर E इंटू D। D क्या है? चालक की लंबाई। ये चालक की लंबाई को L से लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? V बटा L। अगर कभी जरूरत पड़ेगा बहुत जल्द, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे क्या लिख सकते हैं? V बाई L। तो यही फॉर्मूला आपका बन सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर बनेगा E बाई M, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे V बाई L इंटू टाउ। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो E इंटू कैपिटल E बाई M कहिए, इंटू टाउ कहिए, या ये वाला कहिए, दोनों फार्मूला किसका है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, अब जो हम लोग अगला टर्म पढ़ने वाले हैं वो टर्म है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अगला है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। अगला हेडिंग है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिखता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या। आइए जरा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मान लो कि ये कोई चालक है, ये मेरा कंडक्टर है, ये कोई चालक है, ये कोई कंडक्टर है, ये है सेक्शन A और ये है सेक्शन B। ओके, ये क्या हो गया? सेक्शन A और ये क्या हो गया? सेक्शन B। इसमें जो कोई इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी है VD। वेलोसिटी क्या है? VD। और इस इलेक्ट्रॉन को A से B तक जाने में समय लगता है टाउ। क्या बोले कि ये कोई AB कोई चालक है, उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, उसको उस इलेक्ट्रॉन्स को A से B तक जाने में टाउ समय लगता है। फिर से हम क्या बोले वो समझिए।
हमने कहा मान लो कि ए बी कोई चालक है और हम जितना लैंग्वेज बोलते हैं उसको आप लिखेंगे अपने कॉपी में। माना ए बी कोई चालक है, चालक में दो इंड पॉइंट है, एक ए है दूसरा बी है, और ए से बी तक जाने में चालक को समय, इलेक्ट्रॉन को समय कितना लगता है टाउ, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है वी डी, और इसका एरिया मान लेते हैं ए, चालक का एरिया कितना है ए। ओके, अब देखेंगे तो सबसे पहली बात कि चालक का एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया ए, और चालक की लंबाई कितनी होगी, ए बी मान लेते हैं, चालक की लंबाई, लंबाई एल, लंबाई मतलब क्या, दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, चाल कितना है वी डी, समय कितना है टाउ, तो इसका मतलब दूर चालक की लंबाई कितनी हो जाएगी वी डी इंटू टाउ। ओके, अब लिखेंगे चालक का आयतन, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई कितनी निकल गई, तो ये निकल गया ये लंबाई किससे लिखा एल से, ये हो गया वी डी इंटू टाउ। अच्छे से देखेंगे आप, चालक का आयतन, चालक का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है एरिया गुना लेंथ, एरिया गुना लेंथ। आप देखिए एरिया कितना है ए, लेंथ कितना है वी डी इंटू टाउ, तो ये क्या हो गया चालक का वॉल्यूम, ये कौन सी है ये वॉल्यूम, चालक का वॉल्यूम कितना निकल गया ए वी डी इंटू टाउ। अब देखिएगा लिखते हैं माना चालक के इकाई आयतन में, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n, चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n, तो टोटल, टोटल आयतन में, टोटल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इस टोटल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बड़का एन लिख देते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा स्मॉल एम गुना वॉल्यूम कितना है ए वी डी इंटू टाउ, ये क्या निकल गया टोटल एन, और क्यू बराबर अर्थात चार्ज बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, हम क्यू बराबर पढ़ाए थे एन इंटू ई, एन इंटू क्यू बराबर क्या पढ़े थे एन इंटू ई, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा क्यू एन, एन के जगह पे क्या लिखेंगे एन ए वी डी इंटू टाउ इंटू ई, इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो यहां से फॉर्मूला बन गया क्यू बराबर एन ए ई, इसको जरा ऐसे हम पढ़ते हैं एन ए ई वी डी इंटू टाउ, ये है किसका फॉर्मूला है चार्ज बराबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, किसी भी कंडक्टर में टोटल चार्ज की संख्या, टोटल चार्ज कितने होंगे, तो वो कितना होगा Q बराबर एन ए ई वी डी इंटू टाउ, एन क्या है पर इकाई, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ए है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलम, वी डी है आपका, ये वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, तो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना Q बराबर एन ए ई वी डी इंटू टाउ, एन ए ई वी डी इंटू टाउ। अब कुछ रिलेशंस को हम लोग पढ़ेंगे, जरा आप ध्यान देंगे, देखिएगा अगला हेडिंग होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में जो भी डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड, इसको ऐसे लिख देते हैं आई एंड वी डी, रिलेशन बिटवीन आई, आई क्या है करेंट है, वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब आइए, तो सबसे पहली बात आपके पास फॉर्मूला क्या है Q बराबर एन ए ई वी डी इंटू टाउ। ओके, टाउ को हम लोग इधर ले आते हैं, तो क्या बनेगा Q बाई टाउ बराबर एन ए ई वी डी, सही है। Q बाई टी को हम लोग क्या बोले थे आई, Q बाई टी को क्या बोलते हैं आई, तो यहां से आई बराबर क्या हो गया एन ए ई वी डी, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन है किसमें करेंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। देखेंगे आप, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोगुना तो करंट भी दोगुना, अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में कैसा रिलेशन, तो आई प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ना, आई और वी डी में कैसा रिलेशन है, समानुपाती। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला स्टार आपसे पूछेगा रिलेशन बिटवीन
जे एंड वी डी। जे कौन सी है? जे है करेंट डेंसिटी। क्या आपको याद है जे क्या है? जे है आपका करेंट डेंसिटी। नहीं, जे क्या है आपका? करेंट डेंसिटी। देखेंगे तो करेंट डेंसिटी आई बराबर क्या पढ़ा आपने? एन ए ई वी डी, ये पढ़ा आप। तो ए को इधर ले आइए तो ये क्या बनेगा? आई बटा ए बराबर एन ई वी डी। और आपको बताए थे ये वी डी दो अलग अलग नहीं है, वी डी दोनों एक ही है। आई बटा ए को क्या सिखाए थे? जे। तो यहाँ से आज के बाद जे बराबर क्या बना? एन इंटू वी डी। इसका मतलब जे जो है वो भी समानुपाती होगा किसका? वी डी का। जे भी किसका समानुपाती होगा? वी डी का। क्यू भी किसका समानुपाती है? वी डी का। इसका मतलब चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समानुपाती, करेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समानुपाती, जे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समानुपाती। म्यू बराबर क्या पढ़े थे? वी डी बटा ई। इसका मतलब म्यू समानुपाती वी डी। ये जो आपका गतिशीलता है वो क्या होगा? ये जो गतिशीलता है वो भी अनुगमन वेग का समानुपाती होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला हेडिंग है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफेक्ट मतलब एरिया का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। समझना आप, सबसे पहली बात कि आपको पढ़ाए कि I इक्वल टू एन ए ई वी डी, ये पढ़ाए। और उसके बाद हम पढ़ाए J इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है, या यही रिलेशन लेके चलते हैं। तो क्योंकि इसीलिए उसको मिटा दी, क्योंकि हमको एरिया चाहिए तो एरिया इसमें है। तो यहाँ से वी डी बराबर क्या निकलेगा? आई बटा एन ए ई। देखिए ना, इस तीनों गुना में है, इधर लाए तो भाग में हो गया। अब देखिए सर वी डी आपको किस में रिलेशन चाहिए? एरिया में और वेलोसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो एरिया को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देखो कैसा रिलेशन है, एक ऊपर में है एक नीचे में है। इसका मतलब वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझिएगा बात को। सबसे पहली बात कि अगर एरिया समान रहेगा हर जगह, एरिया यहाँ देखो ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया हर जगह समान है। तो इस ऐसे चालक में, ऐसे कंडक्टर में हर एक पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगा। समझिएगा, जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह समान होगा उस वैसे कंडक्टर में, वैसे चालक में हर एक पॉइंट पर जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सेम होगा। लेकिन अगर एरिया जो है, अगर एरिया इस प्रकार का हो, अगर एरिया ऐसा हो, यहाँ का एरिया कम और यहाँ का एरिया अधिक, ये सेक्शन ए और ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। इसका मतलब जहाँ पे एरिया कम होगा तो ये अगर घटेगा तो ये तो बढ़ जाएगा। तो सर सुनिएगा, अगर करेंट हर जगह सेम होगा, करेंट हर जगह सेम होगा, करेंट जो होगा, करेंट हर जगह सेम होगा, करेंट हर जगह सेम होगा, लेकिन वी डी अलग अलग होगा, वी डी अलग अलग होगा। अब वी डी करंट क्या होगा? हर जगह सेम होगा। इसमें भी करंट क्या होगा? हर जगह सेम होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सेम होगा। लेकिन इसमें एरिया अलग अलग होने की वजह से जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिक होगा और जहाँ पे एरिया अधिक है वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। इसका मतलब वी डी एट 1 ग्रेटर देन वी डी एट 2। क्या आप इस बात को पकड़े हैं? सेक्शन 1 पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मान अधिक होगा, सेक्शन 2 पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मान कम होगा। क्या बोले? सेक्शन 1 पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका मान अधिक होगा और सेक्शन 2 पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसका मान कम होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर या टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्रकार। अगला हेडिंग होगा हम लोग का मटेरियल का प्रकार, टाइप्स ऑफ कंडक्टर या टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो अगला हेडिंग देंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। सर विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ के प्रकार है ये, करंट के फ्लो के बेसिस पर
हम लोग पदार्थ को 4 भाग में बांटते हैं। करंट के फ्लो के बेसिस पर हम लोग पदार्थ को 4 भाग में बांटते हैं। ये 10th का बेसिक है, ये आप पहले से जानते हैं। जिसमें पहला होता है कंडक्टर। पहला कौन होगा? कंडक्टर। इसको बोलते हैं आप सुचालक, इसी को चालक भी बोलते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं कुचालक। तीसरा होता है आपका सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इसको क्या बोलते हैं आप? इसको आप बोलते हैं अर्धचालक। और जो चौथा होता है वो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, चौथा कौन हो गया? सुपर, इसको बोलते हैं अति चालक। तो क्या बोले? विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। इसका डेरिवेशन एक बार और होगा मॉडर्न फिजिक्स में, और वहाँ पे और भी डील करेंगे अच्छे से। लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो 10th में ही आप पढ़े, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको हम डिस्कस कर देते हैं। कंडक्टर वैसा पदार्थ को कहते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से संभव हो। जैसे हो गया आपका सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वगैरह वगैरह। ये सभी जितने सारे धातु हैं सभी क्या है? सुचालक है। उसके बाद इंसुलेटर, जैसे आपका पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, वगैरह वगैरह। ये सभी क्या है? ये सभी आपका इंसुलेटर है। ओके, मतलब कुचालक है। एक और इसमें कुचालक आता है, धातु एक है जो सीसा, वो भी क्या है? कुचालक है। डॉट डॉट। ये सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होता है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन कार्बन को हम लोग सेमी कंडक्टर के पक्ष में नहीं रखना चाहते, इसीलिए मेनली कौन कौन हो गया? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो किसी खास परिस्थिति में ही अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे। ओके, किसी खास परिस्थिति में ही अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, उसे क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। अगला क्या है? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वैसा पदार्थ होता है जिसका टेम्परेचर कम करने पर उससे विद्युत धारा बहुत अधिक प्रवाहित होने लगता है। क्या बोले? सुपर कंडक्टर वैसा पदार्थ होता है जिसका टेम्परेचर कम करने पर उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है और धारा का मान अनंत हो जाता है। और ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अतिचालक। अतिचालक कोई होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। तो ये पदार्थ कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और डील करेंगे आगे। तो ये था 4। इसके बाद हम लोग डील करेंगे ओम का नियम। इसके बाद हम लोग डील करेंगे ओम का नियम। अच्छे से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है, हर एक कंपटीशन में आपसे पूछ देगा और इसका बहुत इंपॉर्टेंसी भी है। तो अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है, ये क्या है? ओम का नियम। इस साइंटिस्ट का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये पूरा लिखने का कारण है, बाद में बताएंगे। जॉर्ज साइमन ओम, ये जो ओम साहब हम लोग बोलते हैं, इसका नाम पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। ओके, तो अगर आप जॉर्ज याद नहीं भी रखें तो साइमन और ओम, ये 2 नाम आप पक्का याद रखें। इधर से जाते हैं तो पहले साइमन बाद में ओम, उधर से आएंगे तो पहले ओम बाद में साइमन। तो ओम का उल्टा साइमन, साइमन का उल्टा ओम। देखिए ना, साइमन के तरफ से जाएंगे तो बाद में ओम, ओम के तरफ से आएंगे तो बाद में साइमन। मतलब ओम का उल्टा साइमन, साइमन का उल्टा ओम। ऐसा कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, मतलब इतना बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा। आइए ओम्स लॉ। ओम साहब कहते हैं कि अगर ये कोई कंडक्टर है, अच्छे समझिएगा, अगर ये कोई कंडक्टर है, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। ओके, अगर आप इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, अगर आप इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, साथ ही यदि आप इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। किसको पढ़ रहे हैं? ओम के नियम को। क्या कहता है? यदि किसी चालक के दोनों एंड पॉइंट से एक बैटरी को जोड़ दिया जाए तथा उस चालक के ताप को नियत रखा जाए, तब यदि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसमें क्या प्रवाहित होगा? इसमें करंट प्रवाहित होगा। इसका मतलब यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि वोल्टेज घटेगा तो करंट भी क्या होगा? घटेगा। इसी कहानी का नाम क्या है? ओम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो स्टेटमेंट था अभी जो बोले। आपसे लिखेगा कि ओम के नियम को लिखें तथा साबित करें, ओम के नियम को लिखें तथा साबित करें। अब हम लोग को ओम के नियम को साबित भी करना है।
तो अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। आप इसका कथन क्या है? इसका कथन ये है कि यदि किसी चालक के ताप को नियत रखते हुए, ताप को नियत रखने का एक कारण है, कारण ये है यदि टेम्परेचर वैरी करता है, हम लोग शायद अगले लेक्चर में देखेंगे, यदि किसी चालक का टेम्परेचर वैरी करेगा तो उसका प्रतिरोध भी वैरी करता है। ये मेन कारण है, ये उसका प्रतिरोध भी वैरी करता है। इसीलिए टेम्परेचर को नियत रखना है ताकि प्रतिरोध जो है वो इरेगुलर ना हो। तो आपने क्या किया, क्या बोला कि यदि ताप को नियत रखते हुए उसके वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ओम का नियम। ओके, यदि किसी चालक के ताप को नियत रखते हुए उसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाते हैं तो करंट भी घटेगा, और इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ओम का नियम। ओके, अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। अगला हेडिंग देंगे आप, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का को साबित करना है। अगला क्या होगा? डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगला है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स के नियम का डेरिवेशन हम लोगों को करना है। ओम के नियम का डेरिवेशन। सर, ओम के नियम में दो चीज है, आप गौर करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जब तक ये सब चीज गौर नहीं करेंगे तो आपको डेरिवेशन में दिक्कत आएगी। डेरिवेशन में दो चीज है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। मतलब हम लोगों को कुल मिला के लाना है वोल्टेज और करंट, चाहे जैसे आए आपको ये दोनों चीज लाना पड़ेगा, वोल्टेज और करंट। नहीं, आपको ये दोनों चीज लाना पड़ेगा। कौन कौन? वोल्टेज और करंट। यदि आपको याद हो तो आपको बताए हैं कि ड्रिफ्ट एफ आपको डिस्कस किए थे कि यदि मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को आप रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण उसमें एक वेलोसिटी आता है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और फोर्स कितना आएगा? तो आपने बोला था F बराबर क्यू ई, लेकिन Q के जगह पे आज कौन होगा? E इंटू कैपिटल ई। ओके, और F बराबर आपने क्या लिखा था? MA, तो ये हो गया E इंटू ई। यहाँ से A बराबर कितना था? E इंटू कैपिटल ई बाई M। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या था फॉर्मूला? U प्लस AT, आपको याद होगा। VD इक्वल टू U के जगह पे 0, तो A के जगह पे E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। ये क्या निकल गया? VD। इक्वेशन 1 सही है। इक्वेशन 1 अभी नहीं लिखते हैं। और आपको याद होगा कि E बराबर बताए थे V बराबर E इंटू L, तो E बराबर V बटा L। इसी में ये रख देते हैं E के जगह पे V बटा L। V वोल्टेज है आपका, वोल्टेज R आ गया, तो VD बराबर E कैपिटल E नहीं, कैपिटल E के जगह पे V बटा M इंटू L इंटू टाउ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आ गया? इतना रिलेशन आ गया। अच्छे से देखिए, ये कौन रिलेशन है? ये इस रिलेशन में हम लोग वोल्टेज को इन्वॉल्व करवा लिए। देखिए ना, ये तो पढ़े हुए थे ना। इस रिलेशन में देखो आप वोल्टेज को इन्वॉल्व करवा लिए, इसमें वोल्टेज आ चुका है। ओके, अब सिर्फ क्या चाहिए? करंट चाहिए। देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और रिलेशन है, I बराबर NAE/VD, याद है? तो यहां से VD बराबर क्या मिलेगा? यहां से VD बराबर क्या मिलेगा? यहां से VD बराबर क्या मिलेगा? I बटा NAE, I बटा NAE। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको हम क्या मान लिए? समीकरण 2। अब 1 और 2 को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम लोग 1 और 2 को देखते हैं। 1 और 2 को देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों का LHS बराबर है। नहीं तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए तो ये LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। इसका मतलब है EV बटा ML इंटू टाउ बराबर I बटा NAE। ये आ गया? नहीं है, ये आपका आ गया। V और I दोनों इन्वॉल्व हो गया, तो हम लोग V और I को एक तरफ कर लेते हैं। यहां से हम लोग निकाल लेते हैं रिलेशन V बटा I बराबर V बटा I, मतलब इस I को नीचे ले आए, बाकी को ऊपर लेके चलिए, तो ये ML उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा M इंटू L बटा E इंटू टाउ नीचे आएगा तो बनेगा NAE स्क्वायर इंटू टाउ। ओके, इस रिलेशन को थोड़ा सा हम अपने मन से अच्छे से लिखते हैं। V बटा I इक्वल टू M बाई N
ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बटा ए। ये जो टोटल एक कांस्टेंट, ये जो टोटल एक वैल्यू आया है, आप चेक कीजिए, m मास है, मतलब जैसे ये कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का मास कांस्टेंट होगा, 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी आए, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ओके, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस चालक में 100 200 500 10 20 50 कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। इलेक्ट्रॉन का E का वैल्यू 1.6 10 के पावर -19 कांस्टेंट है। टाइम, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक जाने में कुछ ना कुछ फिक्स टाइम लगेगा। एरिया कुछ ना कुछ फिक्स होगा। लंबाई कुछ ना कुछ, एक चालक के लिए 2 चालक ले लेंगे तो लंबाई फिर चेंज होगा 3, लेकिन जब एक चालक लेंगे तो उसका लंबाई फिक्स है। मतलब ये टोटल क्या है, एक कांस्टेंट है। ये जो टोटल है, ये टोटल क्या है, एक कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग एक नाम देते हैं, उसका नाम है रेसिस्टेंस। क्या नाम देते हैं, रेसिस्टेंस। ये जो ये टोटल वैल्यू है, इसी टोटल वैल्यू का एक नाम है, उसका नाम क्या है, रेसिस्टेंस। और इसको हिंदी में कहते हैं आप प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और रेसिस्टेंस का पहला लेटर क्या है, आर, इसीलिए प्रतिरोध को आज से किससे लिखेंगे, आर से। तो ये जो टोटल कांस्टेंट है, ये जो टोटल कांस्टेंट है, इस टोटल कांस्टेंट का क्या नाम है, आर। तो क्या बोले हम लोग, V बटा आई बराबर कितना हो गया, आर। नहीं, V बटा आई बराबर आर, तो V बराबर क्या बन गया फॉर्मूला, I इंटू आर। I इंटू आर। देखिए क्या दोनों समानुपाती हो गया, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। और इसी डेरिवेशन का नाम है, इसी का नाम है ओम्स लॉ। इसी का क्या नाम है, ओम्स लॉ। यही जो नियम है इसका नाम है ओम्स लॉ, ये उसका डेरिवेशन है। इससे पहले क्या था, स्टेटमेंट, ये क्या है, डेरिवेशन। तो ओम्स लॉ अगर साबित करना है तो आपको कहां तक आना पड़ेगा, V बराबर आई इंटू आर तक। और R का वैल्यू क्या हो गया, R बराबर हो गया आपका m बटा n ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बटा ए। R बराबर m n ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बटा ए। ये R का नाम क्या है, रेसिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये R क्या है, R का मतलब है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब क्या है, प्रतिरोध। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रतिरोध के बारे में। उससे पहले हम लोग को ये जानना है, देखेंगे आप ओम्स लॉ का ग्राफ। रेसिस्टेंस पर जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, तो हम लोग क्या देखिए अभी, अगला हेडिंग है ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा जरा ये देखिए। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है, देखेंगे आप, हम लोग को ये समझना है कि आपने क्या पढ़ा, V बटा आई बराबर क्या हो गया, R। V बटा आई बराबर R। ओके, तो अगर हम लोग इसको लंब कहें, इसको आधार कहें, तो लंब बटे आधार बराबर क्या हो गया, R। और लंब बटे आधार, इसको मेरा कहना है लंब बटे आधार बराबर कौन होता है, टेन थीटा। लंब नीचे में आधार, लंब के जगह पे V, आधार के जगह पे I, तो ये क्या हो गया R। और ये जो टेन थीटा है, आपको याद होगा, इसी टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप। टेन थीटा को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप बराबर क्या हो गया, V बटा आई। मतलब किसके किसके बीच में रिलेशन है, वोल्टेज और करंट के बीच का। अर्थात यहाँ देखिए, ये है वोल्टेज का एक्सिस, ये है करंट का एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन। ओके, तो सबसे पहली बात कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ऐसा रिलेशन होगा। और ये कैसा हो गया, लीनियर। हम लोगों को ये लीनियर का मतलब रैखिक। और इसी का जो ये थीटा है, तो इसका मतलब है कि V I, देखिए V किस पे है, Y एक्सिस पे, I किस पे है, X एक्सिस पे। तो एक लाइन समझना है कि V I ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो आप लिखेंगे रेसिस्टेंस देता है। रेसिस्टेंस देता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बोले, V I ग्राफ का स्लोप क्या देगा, रेसिस्टेंस देता है। और कितनी बार इसको उल्टा करके एग्जाम में पूछता है, और वो ऐसे पूछता है, तो बताइए I V ग्राफ का स्लोप क्या देगा, I V ग्राफ का स्लोप क्या देगा। तो रेसिस्टेंस का क्या देगा, रेसिस्टेंस का उल्टा हो देगा। तो हम ऐसे लिखें, 1 बटा रेसिस्टेंस देता है, नहीं, 1 बटा रेसिस्टेंस देता है,
1 बटा रेसिस्टेंस देता है, या 1 बटा रेसिस्टेंस को बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? 1 बटा रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। जैसे रेसिस्टेंस को R से लिखते हैं वैसे कंडक्टेंस को G से लिखते हैं। कंडक्टेंस देता है, क्या देता है? कंडक्टेंस। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन इस पे अभी हम करवाएंगे। सबसे पहली बात कि VI, ये दोनों स्टार हमको समझाना था, ये दोनों स्टार क्या कहना है? VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है? तो क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस देता है। तो इसका मतलब है कि जिसका स्लोप अधिक होगा उसका रेसिस्टेंस भी अधिक होगा। अगर I भी देगा तो क्या इसका मतलब VI रेसिस्टेंस देगा तो उसका उल्टा अगर ग्राफ होगा तो 1 बटे रेसिस्टेंस होगा, देगा तो 1 बटे रेसिस्टेंस का नाम क्या है? कंडक्टेंस। इसका मतलब है रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका मतलब एक रिलेशन हम लोग समझ गए, रेसिस्टेंस बराबर 1 बटा कंडक्टेंस, 1 बटा कंडक्टेंस। इसका मतलब हो गया रेसिस्टेंस गुना कंडक्टेंस बराबर कितना हो गया? 1। रेसिस्टेंस को किससे लिखने बोले? R से। कंडक्टेंस को G से। बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। R गुना G बराबर 1। इसका मतलब VI ग्राफ रहेगा तो उसका स्लोप क्या देगा? रेसिस्टेंस देगा। अब इस पे सवाल करिएगा फटाफट, इस पे आप सवाल करेंगे, फटाफट सवाल करेंगे आप, इस पे फटाफट सवाल करेंगे। जरा देखते हैं कि फटाफट सवाल में क्या हम लोगों के सामने आता है। फटाफट सवाल जब करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आता है। एक यहाँ पे रिलेशन था, अगर याद हो, क्या था? M बटा N E स्क्वायर टाउ L बटा A। इस रिलेशन को जरा बगल में आप याद रखिएगा। तो सवाल ऐसे पूछा है कितनी बार कि व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। सवाल आपसे पूछता है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। दिया है आपका, ये V है और ये I है, यहाँ पे ओरिजिन है। आपसे पूछेगा ये कंडक्टर A है, ये कंडक्टर B है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है। ऑप्शन A में दिया RA बराबर RB, ऑप्शन B में दिया RA ग्रेटर देन RB, ऑप्शन C में दिया RA लेस देन RB, D में दिया नन। चलिए टिक मारिए। R का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस। R का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस। इसका मतलब है कि यहाँ देखेंगे सर, एक क्या बोले, VI ग्राफ रहेगा तो उसका स्लोप क्या देगा? रेसिस्टेंस देगा। स्लोप किसका अधिक होगा? जिसका एंगल अधिक है। तो A अधिक एंगल बनाता है, B कम एंगल बनाता है, तो जिसका एंगल अधिक होगा उसका टेन थीटा अधिक होगा, उसका स्लोप अधिक होगा, उसका रेसिस्टेंस अधिक होगा। इसका मतलब A का रेसिस्टेंस अधिक होगा और B का रेसिस्टेंस कम होगा। ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके अगर यही सवाल दिया रहे, नेक्स्ट अगर सेम सवाल दिया रहे लेकिन ये सवाल आपका दिया हुआ है V और I के बीच में ही है, ये कंडक्टर A है और ये कंडक्टर B है, तो आप पूछेगा विच इज करेक्ट, लेकिन इस बार ऑप्शन में दिया GA बराबर GB, ऑप्शन बी में दिया GA ग्रेटर देन GB, ऑप्शन सी में दिया GA लेस देन GB, ऑप्शन डी में दिया नन। G की बात किया है, G कंडक्टेंस होता है, अभी आपको बताए थे। रेसिस्टेंस को R से लिखेंगे और कंडक्टेंस को G से लिखेंगे, आपको बताए हैं। रेसिस्टेंस को किससे लिखेंगे? R से, और कंडक्टेंस को किससे लिखेंगे? G से। अब बताइए, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, तो रेसिस्टेंस में A का अधिक होगा, B का कम होगा, तो कंडक्टेंस उसका उल्टा होगा, B का कंडक्टेंस अधिक होगा और A का कंडक्टेंस कम होगा। B का कंडक्टेंस अधिक होगा, A का कंडक्टेंस कम होगा, मतलब ऑप्शन C इज करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार का सवाल आएगा। बाय द वे अगर सवाल ऐसा आपको दे दे कंफ्यूज करने के लिए, अगर बाय द वे कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने ऐसा सवाल दे दे, देखेंगे आपके सामने ये सवाल है, ये भी एक क्वेश्चन है। अगला सवाल I और V है। पहले ग्राफ किसके बीच होता था? VI ग्राफ होता था, लेकिन आज क्या है? IV ग्राफ है। तो अगर ये आपका A है और ये आपका B है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन A RA बराबर RB, ऑप्शन बी RA ग्रेटर देन RB, ऑप्शन सी RA लेस देन RB, ऑप्शन डी नन। टिक कीजिए। आज क्या है, अगर VI होता तो A का अधिक होता, B का कम होता। ग्राफ पलट गया तो ऑप्शन बी पलट जाएगा। अगर V यहाँ और I यहाँ होता तो A अधिक होता, B कम होता, इससे पहले किए हैं। अगर इस बार I ग्राफ पलट गया तो आंसर भी पलट जाएगा, मतलब A का कम होगा, B का अधिक होगा। तो किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे? ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे।
आप किसको टिक कर रहे हैं? आप ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। अगला हेडिंग है इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पर इफेक्ट। सबसे पहली बात, आपके सामने रेसिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या है? देखेंगे यहाँ पे R बराबर रो M बटा N ई स्क्वायर टाउ L बटा A। सर अगर हम लोग चालक का लंबाई चेंज करें, एरिया चेंज करें तो ये दोनों तो बदलेगा। लाइट कटने की वजह से इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।